नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। यश, वैभव, सुख की चाह नहीं, परवाह नहीं, जीवन न रहे। यदि इच्छा है तो यह है, जग में स्वेच्छाचार दमन न रहे। कुछ इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आज की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। आपके सामने विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक, जिन्हें भूप सिंह गुर्जर के नाम से भी जाना जाता है, बुलंदशहर कानपुर के आप निवासी। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात हमारी इनकी जीवन के संदर्भ में आती है कि बिजोलिया किसान आंदोलन जो लगभग शिथिलता की तरफ बढ़ चुका था, साधु सीताराम दास बड़े निराश थे। 14 जून 1900 जून 1914 में जो समझौता रद्द कर दिया गया था, जून 1914 के अंदर बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान, उससे साधु सीताराम दास या उनके द्वारा स्थापित जो राजनीतिक संगठन था मित्र मंडल, उनके तमाम कार्यकर्ता बड़े निराश थे। इसी टाइम पर एक प्रख्यात क्रांतिकारी योद्धा जो टॉडगढ़ जेल से, राव गोपाल सिंह खरवा, जो एक अन्य अमर शहीद क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे राजस्थान के, खरवा जागीर के, और सेठ दामोदर दास राठी, जिन्हें राजस्थान में जन आंदोलन का लोह पुरुष या भामाशाह भी कहा गया है। आप आइडिया लगाइएगा कि उनके साथ राव गोपाल सिंह खरवा के साथ जो विजय सिंह पथिक साहब थे, यानी कि भूप सिंह गुर्जर, ये नजरबंद थे। बाद में टॉडगढ़ जेल को तोड़कर वहां से बाहर निकले और आपने चित्तौड़ के अंदर आकर ओछड़ी गांव में एक संस्था की स्थापना करी, विद्या प्रचारिणी सभा। जब उसका वार्षिक जलसा, ये एक स्कूल था जो उस क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए आपके द्वारा आरंभ किया गया था। अब आप इस बात का आइडिया लगा लीजिए बहुत अच्छे से। आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि मोटे तौर पर जब ये बात बिल्कुल कंफर्म होगी पूरी तौर पर कि विद्या प्रचारिणी सभा एक संस्था है, विद्यालय है, और इस संस्था के अंदर बच्चे, छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं। जब उसका वार्षिक जलसा था, तब साधु सीताराम दास ने कांटेक्ट किया, अप्रोच किया इसे, भूप सिंह गुर्जर को, जो इस समय तक नाम बदलकर रह रहे थे, और फिर इन्हें बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व सौंपा। विजय सिंह पथिक साहब, जिन्होंने अपने कुशल नेतृत्व से बिजोलिया किसान आंदोलन को एक राष्ट्रीय पहचान दिलाने में सफलता प्राप्त करी थी। आज हम उन्हीं विजय सिंह पथिक साहब के बारे में कुछ विशिष्ट जानकारियां प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, जो हमें बतलाएगा कि किस प्रकार से इस अमर योद्धा ने अथक प्रयास करके महात्मा की उपाधि वाला कार्य किया। किसान आंदोलनों का जनक भी विजय सिंह पथिक साहब को बोला गया है, और किस प्रकार से आपने इस किसान आंदोलन को संपूर्ण भारतीय किसान आंदोलन के राजनीतिक परिदृश्य में प्रतिष्ठित स्थान दिलाने में सफलता प्राप्त करी। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है असल में विजय सिंह पथिक के बारे में, याद रखिएगा। दुष्यंत, नमस्कार। सो टॉपिक को अपन मेंशन कर लेते हैं, विजय सिंह पथिक। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इस सारे अध्याय को जितना विस्तार से पढ़ सको उतना पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप यकीन मानिएगा इस तरह के टॉपिक्स को निकालने का साहस किसी भी अन्य मंच पर आप लोग नहीं पाओगे। और क्योंकि मैं जो बार बार आप लोगों को कहता हूँ कि ये टॉपिक्स कहीं ना कहीं आपको परेशान करते हैं, कहीं ना कहीं आपके बारे में आते ही हैं। सो आइएगा, भूप सिंह गुर्जर साहब के बारे में कुछ विशिष्ट जानकारियां प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। आपका मूल नाम है भूप सिंह गुर्जर, याद रखिएगा। आपका जन्म 1882 ईस्वी में होता है, ये बात भी याद रखिएगा। और आप कहाँ के निवासी थे? बुलंदशहर। आप मूल निवासी थे, याद रखिएगा, बुलंदशहर यूपी के, राइट। आपके पिता का नाम था हमीर सिंह गुर्जर। आपकी जाति थी मार्शल कौम, लड़ाकू योद्धा जाति।
जिसे हम गुजर भी पुकारते हैं। सुमित्रा नमस्कार। दुष्यंत आपको भी। आइएगा इन सज्जन के बारे में अपन और प्रयास करते हैं जानने का। इनकी माँ का नाम था कमल कुमारी। विजय सिंह पथिक साहब की माँ का नाम था कमल कुमारी। आपकी पत्नी थी, काफी महत्वपूर्ण चीजें हैं, एक विधवा अध्यापिका जानकी देवी। इट वॉज विडो टीचर जानकी देवी। जानकी देवी आपकी से आपका विवाह हुआ था विजय सिंह पथिक साहब का। आपकी उपाधियां, यदि हम टाइटल्स की बात करें जो विजय सिंह पथिक साहब के पास थे, तो पहली उपाधि थी आपकी, याद रखिएगा, महात्मा। दूसरी उपाधि थी आपकी राष्ट्रीय पथिक। प्रियंका चौधरी, वेरी गुड इवनिंग जी। तीसरी उपाधि थी आपकी, ये बात भी याद रखिएगा, किसान आंदोलनों का जनक। इस टाइटल को भी याद रखिएगा, किसान आंदोलनों का जनक भी आपको बोला गया है। क्लियर है? नेक्स्ट, महात्मा की उपाधि किसानों के द्वारा आपको दी गई थी, तो इन्हें किसान आंदोलन के जनक के नाम से पुकारा जाता है। आगे और देखिएगा, इनकी जो आरंभिक गतिविधियों की बात की जाए विजय सिंह पथिक साहब की, तो यदि मैं इनके राजनीतिक पॉलिटिकल जो करियर था इनकी बात की जाए, तो 1906 के अंदर जो विजय सिंह पथिक साहब थे या भूप सिंह गुर्जर थे, वो महान क्रांतिकारी सचिंद्र सान्याल के संपर्क में आए थे। महान सचिंद्र सान्याल के संपर्क में आए। और ये बात भी याद रखिएगा कि इनका संपर्क सचिंद्र सान्याल के साथ साथ रास बिहारी बोस, वारिंद्र घोष, रास बिहारी बोस जैसे महान क्रांतिकारियों के साथ शुरुआती दौर में जो पथिक साहब हैं इनके संबंध रहे हैं। दूसरी बात जो और मैं आपको बतला दूं, दिसंबर 1912 में जो चांदनी चौक कांड घटा था, चांदनी चौक बम कांड, आप लोग जानते हैं, राजधानी परिवर्तन जब की गई थी कलकत्ता से दिल्ली, तब जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड हॉर्डिंग पर चांदनी चौक में बम फेंका गया था। उस घटना के अंदर भी जो भूप सिंह गुर्जर थे, याद रखिएगा, वो सम्मिलित थे। और इन पर, भूप सिंह गुर्जर पर, इस वारदात के बाद जो सरकारी इनाम रखा गया था उस जमाने में, याद रखिएगा, वो मात्र 15,000 अक्षरे रुपया था। क्लियर है? आगे देखिएगा, आप लोग क्योंकि मुझसे पढ़ चुके हैं इस चीज को कि 1915 में, विजेंद्र नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग, 1915 के अंदर आपको मालूम है कि गदर पार्टी द्वारा लाहौर षड्यंत्र कांड असल में एक पकड़ा गया था। इसका आयोजन गदर पार्टी के द्वारा किया गया था। क्लियर है? असल में गदर पार्टी चाहती थी कि 1915 में 1857 की क्रांति के तर्ज पर संपूर्ण भारत में सशस्त्र क्रांति की योजना बनाए। क्योंकि ये अलग अलग स्थलों पर होनी थी पूरे भारत में एक साथ, तो उसी टाइम पर, क्योंकि इन्हें फिरोजपुर जो षड्यंत्र कांड था, लाहौर षड्यंत्र कांड का ही हिस्सा,
उसमें ये वारंटी अभियुक्त थे, भूप सिंह गुर्जर साहब। इन्हें ये बात भी याद रखिएगा, इन्हें असल में ये सलाह दी गई थी कि आप राजस्थान जाइए और राजस्थान जाकर आप वहां पर जो राव गोपाल सिंह खरवा है, इनसे मुलाकात करिए। और राव गोपाल सिंह खरवा, याद रखिएगा इस बात को, राव गोपाल सिंह खरवा से मुलाकात करके आप सशस्त्र क्रांति की योजना बनाइए। तो असल में क्या था, इस लाहौर षड्यंत्र कांड में जो क्रांतिकारियों की जो मीटिंग हुई, तो भूप सिंह गुर्जर को जिम्मा सौंपा गया राजस्थान का। भूप सिंह गुर्जर को राजस्थान का कार्य प्रभार सौंपा गया है। राम राम अशोक जी। राजस्थान का भूप सिंह गुर्जर को। अब राजस्थान में आकर जिसके साथ मिलकर आपको कार्य करना था वो थे ठाकुर राव गोपाल सिंह खरवा। याद रखिएगा इस बात को, ठाकुर राव गोपाल सिंह खरवा। और ये बात भी आपको आश्चर्य होगा कि आपने 2000 से अधिक नव युवकों का एक दल तैयार कर लिया था और लगभग 30,000 बंदूकें आपने क्रांति के लिए एकत्रित कर ली थी। आप लोग आइडिया लगाइएगा, यदि एक क्रांति की योजना का भंडाफोड़ नहीं होता तो आप इस बात को बहुत अच्छे से आइडिया लगा सकते हैं कि राजस्थान में इस क्रांति का आगाज किस रूप में होता कि 2000 नव युवक साथ में 30,000 के लगभग राइफल्स। क्योंकि जो जैसा कि मैंने कहा कि जब इस क्रांति का भंडाफोड़ हो गया तो उसमें राव गोपाल सिंह खरवा या जो भूप सिंह गुर्जर थे, इनके नाम भी सम्मिलित हुए और नाम सम्मिलित होने की वजह से इन्हें टोडगढ़, जो कहां पर स्थित है, अजमेर में, याद रखिएगा, राव गोपाल सिंह खरवा, राव गोपाल सिंह खरवा एवं जो भूप सिंह गुर्जर हैं, इन्हें नजरबंद कर लिया जाता है। इन दोनों को कहां पर, टोडगढ़ के किले में नजरबंद कर लिया जाता है। क्योंकि ये बात भी याद रखिएगा, इन पर नाम चलता है और नाम चलने के पश्चात, क्योंकि भूप सिंह गुर्जर ने इस समय तक अपना नाम चेंज कर लिया था, ये बात और कंफर्म कर दूं मैं, 1915 के अंदर ही, ये थोड़ा सा जानना जरूरी होगा। 1915 में जब फिरोजपुर षड्यंत्र कांड में जब आपका नाम आया, तो भूप सिंह गुर्जर ने अपना नाम चेंज करके नाम रख लिया विजय सिंह पथिक। क्योंकि तरुण राजस्थान में, ये बात भी याद रखना, जो आपका समाचार पत्र था तरुण राजस्थान में, आप पथिक नाम से शीर्षक या लेख लिखा करते थे, इसलिए आपको राष्ट्रीय पथिक भी बोला गया है। जब नजरबंद कर दिया गया और इन्हें कंफर्म हो गया इस चीज के बारे में, दोनों क्रांतिकारी मित्रों को, राव गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक साहब को, कि यहाँ पर इनको मतलब गिरफ्तार करने के पश्चात इनकी हत्या की जा सकती है अंग्रेजों के द्वारा। तो फाइनली आप वहां से मतलब नजरबंद तो थे ही सही, जेल तोड़कर आप भाग निकलते हैं और भागकर आप ओछड़ी गांव कहां पर है, चित्तौड़ में, याद रखिएगा। यहां पर आप साहब शरण ले लेते हैं और ओछड़ी गांव में ही आप एक संस्था की स्थापना करते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। उस संस्था का नाम है विद्या चारिणी
सभा। क्योंकि आपको अपनी पहचान छिपा के रखनी है, तो आप चित्तौड़ के जंगलों में, मेवाड़ के जंगलों में आप एक छदम नाम से, जिनका नाम आपको मिलता है विजय सिंह पथिक साहब, आप रहते हैं और आप वहां पर एक विद्यालय के संचालक के रूप में कार्य करते हैं। छोटे छोटे बच्चों को आप अपनी जो ज्ञान आपके पास अर्जित है उससे आप उनको लाभान्वित करते हैं। इसी टाइम पर आपको मालूम है, क्योंकि मैंने कहा जून 1914 में जब साधु सीताराम दास के साथ जो बिजोलिया ठिकाने का जो यहाँ पर समझौता हुआ था, वो अन्य ठिकानेदारों के प्रेशर के चलते जब रद्द कर दिया गया, तो विजय सिंह पथिक को फिर नेतृत्व सौंपा गया 1915 में, इसी विद्या प्रचारिणी सभा के वार्षिक जलसे में, जो मैंने कल आपको बताया था। तो यहाँ पर साधु सीताराम दास ने, आज इतना विस्तार से मैं पथिक को ले रहा हूं, तो याद रखना कि फिर कोई दिक्कत आपको ना आए, इस बात को अच्छे से याद रख लीजिएगा। तो साधु सीताराम दास ने, इस बात को समझिएगा बहुत अच्छे से, मैंने कहा आपको क्या नाम है, सुमित्र, नेतृत्व सौंपा है, अभी नेतृत्व संभाला नहीं है, नेतृत्व सौंपा है, ठीक है ना। किसी ने यदि आपको प्लॉट दे दिया, तो जब तक मैडम आपके नाम रजिस्ट्री या पट्टा नहीं बनेगा, तब तक वो सरकारी दस्तावेजों में आपके नाम नहीं आएगा। लेकिन जिसने आपको सौंपा उस व्यक्ति की नजर में, तो जब आपने पैसा सौंपा तब वो प्लॉट आपका हो गया है, लेकिन सरकार की नजर में तो दोनों बातें अलग अलग हैं। तो साधु सीताराम दास ने बिजोलिया किसान आंदोलन का आपको नेतृत्व सौंपा कि जी अब आप संभालिए। तब 1917 में आपको मालूम है, विधिवत तरीके से पथिक साहब सामने आते हैं और हरियाली अमावस्या के दिन आप बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व संभालते हैं, क्योंकि आप बिजोलिया किसान पंचायत, जिसको कि आप ऊपर माल पंच बोर्ड भी कहते हैं, याद रखिएगा, उसकी स्थापना करते हैं। आपको मालूम है कि उसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे, मन्ना पटेल। और आपको मालूम है इसके बाद इस आंदोलन ने किस कदर धूम मचाई। ये आंदोलन पूरी तौर पर आपको मालूम है कि विस्तार से चलता चला गया और राष्ट्रीय मुद्दा भी बना। आपको और बतला दूं, पथिक के जो राजनीतिक शिष्य थे, विजय सिंह पथिक के जो राजनीतिक शिष्य थे, उनका नाम था माणिक्यलाल वर्मा। अलग से नहीं पढ़ाना पड़े तो इनकी जानकारी भी आप साथ के साथ ले लीजिए, जिन्हें राजस्थान में जन आंदोलन का जनक भी कहा गया है। राजस्थान में जन आंदोलनों का जनक कहा गया है। आपकी प्रसिद्ध पुस्तक है मेवाड़ का वर्तमान शासन, याद रखिएगा। आप सरकारी नौकर थे, लेकिन आपने पथिक के नेतृत्व से प्रभावित होकर सरकारी नौकरी छोड़ी और बिजोलिया किसान आंदोलन को आपने ज्वाइन किया था। आपने 24 अप्रैल 1938 को विजय सिंह पथिक, मतलब जो जनाब हैं अपने माणिक्यलाल वर्मा जी, आपने मेवाड़ या उदयपुर प्रजामंडल की स्थापना करी थी। आपकी पत्नी का नाम नारायणी देवी वर्मा, पुत्री का नाम स्नेहलता वर्मा और पुत्र का नाम दीनबंधु थे। और आप जेल में, मतलब बहुत बड़ी बात थी एक संपूर्ण परिवार का इस प्रकार से योगदान दिया जाना। एक बार मुझे यहाँ तक का मैटर पढ़िए, पढ़कर मुझे कंफर्म करिएगा कि तमाम बातें आपको समझ में आई है अच्छे से या नहीं आई है। जल्दी से मुझे बता दीजिएगा एक बार। जी कविता, यहाँ तक की सारी बातें आपने अच्छे से समझी है या नहीं समझी, उसके बाद ही फिर अपन अपनी बात को और आगे बढ़ाएंगे।
जितना जल्दी हो सके मुझे रिएक्ट करिए, पूरा देख लीजिए अच्छे से। हालांकि यदि कोई आप सब लोग धर्मेंद्र, दुष्यंत, कविता, सुमन, सुनीता, उपेंद्र और राम बाबू गायब हैं इस समय। जी दुष्यंत, अच्छे से देखिए, समझिए, ताकि फिर कभी आपको इन टॉपिक्स पे कम से कम एग्जाम्स तक आपको समस्या का सामना नहीं करना पड़े। चलिए मैं और थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। आप जानते हैं 1919 में घटनाएं घटती हैं तेजी से। 1919 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन अमृतसर में होता है। इसमें विजय सिंह पथिक भी भाग लेते हैं, लेकिन महात्मा गांधी जी की एक तरह से उपेक्षा पर वो एक प्रस्ताव बिजोलिया किसान आंदोलन के समर्थन में पास नहीं करवा पाते। लेकिन गांधी की सलाह पर आप वर्धा से एक समाचार पत्र निकालते हैं 1919 में ही, जिसका नाम है राजस्थान केसरी। की आभारी रहूंगी हमेशा। कविता, आज आपने एक ऐसा कमेंट कर दिया है। कविता, आभारी रहने की आवश्यकता नहीं है, आप सब लोग मेरे अपने ही हों। यदि आप वास्तव में मुझे कुछ दे सकते हैं तो मुझे खुशी तब मिलेगी जब आप सब लोगों के सिलेक्शंस हो जाएंगे। याद रखिएगा, मैं बस कुछ भी कह लीजिए मुझे कि मैं निरंतर बस प्रयास कर रहा हूँ। मेरे मुझे कुल मिलाकर आप भी यूट्यूब पर देखिएगा, इतनी अच्छी क्लासेस में डाल रहा हूँ, लेकिन अपने को व्यूज मिल रहे हैं 20, 30, 24, 25, 80 आसपास। सो मेरे पर इसका असर नहीं होता। लेकिन मैं टू बी वेरी फ्रेंकली आप सब लोगों को बोलूँ, जब भी मैं आप लोगों के इस तरह के कमेंट को पढ़ता हूँ, मैं अंदर तक मतलब क्या कहते हैं, भीग जाता हूँ आप लोगों के प्यार सम्मान इस वजह से। सो ईश्वर आप लोगों को आपकी मंजिल तक पहुंचाए और आप लोग अपने थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अच्छा, ये भावना मैं समझता हूँ कई बार मुझे सुमित्रा भी सब लोग ही कहते हैं, जब कई बार जब मेरी बात होती है तो विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल। और ईश्वर आप सब लोगों को, क्योंकि आप सफल हो तो मैं सफल हूँ, और आपकी असफलता है तो मेरी असफलता है। तो इस बात को मैं हमेशा अपने ध्यान में, जहन में रखता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह के इतने अच्छे कमेंट्स के लिए। जनरली मुझे इतनी अच्छी बातें मिलती नहीं हैं, और जब कभी भी मिलती है तो फिर मेरी भी स्थिति इस तरह की रहती है। तो चलिए, अच्छी बात है, बहुत मैं आगे भी प्रयास करूंगा, क्योंकि ये तमाम चीजें मुझे हमेशा उत्साहित रखती हैं। तो वर्धा में आपने एक समाचार पत्र निकाला जिसको आप कहते हैं राजस्थान केसरी, और याद रखना इसी टाइम पर आपने एक संगठन भी बनाया, किसकी, गांधी की सलाह पर, जो कहलाता है राजस्थान सेवा संघ। अब इन दोनों बातों को ढंग से देखना और समझना। राजस्थान सेवा संघ, आप देखिएगा, राजस्थान सेवा संघ एक राजनीतिक संगठन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन दोनों की स्थापना कहां पर हो रही है, वर्धा के अंदर। 1919 में वर्धा में स्थापित राजनीतिक संगठन किसके द्वारा, पथिक साहब के द्वारा, राइट। इसके प्रथम सचिव कौन है राजस्थान सेवा संघ के, ये भी याद रखना, राम नारायण जी चौधरी। राम नारायण चौधरी, जिनकी पत्नी का नाम था अंजना देवी चौधरी, आप लोग जानते हैं इस चीज को। और अंजना देवी चौधरी राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन में पहली बार जेल जाने वाली स्त्री थी 1919 में। ये बात भी याद रखिएगा। इसकी कुल 4 शाखाएं आपको पढ़नी होती हैं।
राजस्थान सेवा संघ की संपूर्ण राजस्थान में कुल 4 शाखाएं थी। कहाँ कहाँ? कोटा, बूंदी, जयपुर एवं जोधपुर। और इनका उद्देश्य क्या था इन 4 शाखाओं का, इसको भी समझिएगा। राजस्थान में किसानों और जनता के मध्य में जन जागृति पैदा करना, उत्पन्न करना, उन्हें जागीरी शोषण के प्रति जागरूक बनाना, ये तमाम जो जो कार्य थे वो किसके थे? इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, वो तमाम कार्य थे असल में राजस्थान सेवा संघ नामक संगठन के। तो 4 शाखाएं आपको देखने को मिलती है, कोटा, बूंदी, जयपुर, जोधपुर। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात निकलकर हमारे सामने आती है, राजस्थान केसरी और राजस्थान सेवा संघ, ये भी चूंकि महत्वपूर्ण है, तो इन दोनों की यदि बात ले ली जाए तो इन दोनों की बात पर याद रखना, ये दोनों के दोनों संगठन और समाचार पत्र 1919 में कहां पर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं? अजमेर में। तो अब आप कहेंगे कि इसका जो हेडक्वार्टर है राजस्थान सेवा संघ का, वो कहां पर स्थापित हो गया, कहां पर ट्रांसफर हो गया? अजमेर में। लेकिन राजस्थान केसरी की जब बात की जाए, थोड़ा सा यहाँ पर एक नई बात निकलकर हमारे सामने आती है। राजस्थान केसरी की बात की जाए साहब, तो राजस्थान केसरी 1919 में राजस्थान केसरी 1919 में कहाँ लाया जाता है? मतलब 1920 में, माफ करना मुझे, इन दोनों को ट्रांसफर कर दिया जाता है 1920 में। कई पुस्तकों में आप 21-22 पे देखते हो, लेकिन जनरली 1920 राजस्थान अजमेर ट्रांसफर किया जाता है। और राजस्थान केसरी को नए नाम से निकाला जाता है, जो है नवीन राजस्थान। आप सारी बातों को ढंग से एक पूरी श्रृंखलाबद्ध तरीके से आप लोग समझते चले जाइएगा। तो साहब इसको नवीन राजस्थान के नाम से निकाल दिया जाता है, ठीक है। लेकिन ये नवीन राजस्थान आगे जाकर बेगू किसान आंदोलन में प्रतिबंधित कर दिया जाता है। जो नवीन राजस्थान समाचार पत्र है, ये बेगू किसान आंदोलन में प्रतिबंधित कर दिया जाता है, एवं नवीन राजस्थान को फिर नए नाम से निकाला जाता है बेगू किसान आंदोलन में। जब इसे प्रतिबंधित कर दिया जाता है फाइनली, तो फिर इसे पुनः एक नए नाम से निकाला जाता है 1923 में। क्लियर है साहब? 1923 में इसे नए नाम से निकाला जाता है, जिसका नाम है तरुण राजस्थान। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात और समझने वाली है कि तरुण राजस्थान के संपादक मंडल में तरुण राजस्थान के संपादक मंडल में किन किन का नाम है? जय नारायण व्यास साहब का, शोभाराम गुप्ता का, एवं राम नारायण चौधरी जी का। तो ये समाचार पत्र बेसिकली कब निकाला गया? 1923 में। अब सारी क्रोनोलॉजी समझिएगा। 1919 में स्थापना होती है राजस्थान केसरी की। 1920 में ये चेंज हो जाता है नवीन राजस्थान के रूप में, और 1923 में फिर ये चेंज होता है 1920 के बाद तरुण राजस्थान के रूप में। तो ये पूरी श्रृंखला आपको इस पूरे दौर में जो पथिक साहब का जो भी योगदान था भारत में, राजस्थान में, मैं तो बहुत बड़ा योगदान मानता हूँ। तो ये पूरी एक कहानी आपके सामने निकल कर आती है, और तरुण राजस्थान आगे जाके फिर बेगू किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
तो अब आप देखिएगा, मैं कुछ और बातें आपको बहुत क्लियरली समझा दूं कि राजस्थान केसरी एवं आप यूं देखिएगा, राजस्थान केसरी, ठीक है साहब, एवं जो नवीन राजस्थान है, इन दोनों का तो संबंध किससे है? बिजोलिया किसान आंदोलन से, राइट। और जो तरुण राजस्थान है, इसका संबंध किससे है? बेगू किसान आंदोलन से। यह भी याद रखना कि सारा कार्य जयनारायण व्यास, सॉरी, ये सारा का सारा जो कार्य था वो बेगू किसान आंदोलन में तरुण तरुण राजस्थान के लिए असल में विजय सिंह पथिक साहब का था, लेकिन विजय सिंह पथिक का प्रवेश प्रतिबंधित था बेगू में जाना। तो और चूंकि वो शक के दायरे में आ गए थे विजय सिंह पथिक साहब, तो उन्हें संपादक मंडल से नाम हटाना पड़ा, यानी कि शराब वही रही, बस लेबल चेंज कर दिया गया। यूं देखिएगा, एक नाम उभर कर आपके सामने आया है, और ये नाम है जनाब आपके सामने जय नारायण व्यास साहब का। ठीक है सर, जरा जय नारायण व्यास साहब के बारे में भी देख लें तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। जय नारायण व्यास साहब, जिनका संबंध मारवाड़ किसान आंदोलन से है, जिनका संबंध जोधपुर या मारवाड़ प्रजामंडल से है, जिनका संबंध पोपाबाई की पोल, पोपाबाई की पोल नामक आपने एक पत्रिका लिखी थी, आपका संबंध मारवाड़ हितकारिणी सभा से भी है, आपका संबंध मारवाड़ हितकारिणी सभा से भी है। और जयनारायण व्यास साहब को और समझिएगा, धुनका धनी मासा लक्कड़ और कक्कड़ 10 नंबरी शेर ए राजस्थान, राजस्थान का जननायक आदि उपाधियों से भी जाना गया है। तो ये, क्योंकि बात तो हम पथिक साहब की कर रहे हैं, लेकिन अब आप मेरी आदत जानते हो, जो व्यक्ति के अंदर होता है वो निकलता है। जब संबंधित बात आ गई तो बिना बोले तो मैं रुक नहीं सकता हूं। तो इस सारी बात को भी देख लीजिए तो पूरी क्रोनोलॉजी एक बार आपको समझ में आ जाए, फिर मैं अपनी बात को और थोड़ा सा विस्तार से आगे लेकर चलता हूं। पथिक साहब ने कुछ और भी अखबार निकाले थे, जिनका नाम है राजस्थान संदेश एवं नव संदेश। अजमेर से निकाले थे राजस्थान संदेश एवं नव संदेश। ये जो है याद रखिएगा, विजय सिंह पथिक के द्वारा अजमेर से निकाले गए समाचार मतलब समाचार पत्र हैं। आपने कुछ पुस्तिकाएं लिखी, इनमें है अजय मेरू, इनमें है पथिक प्रमोद, ये लिखित पुस्तकें हैं। पथिक जी के जेल पत्र, क्लियर है। गांधी जी के साथ संबंध मैं सौहार्दपूर्ण तो बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, क्योंकि गांधी जी ने पथिक को सपोर्ट नहीं किया था, ये बात याद रखिएगा।
और गांधी जी ने एक बार कहा भी था कि आपको हिजरत करनी चाहिए, यानी कि किसानों को बिजोलिया जो जमीन है, जो क्षेत्र है, वो छोड़ देना चाहिए। तब पथिक ने गुस्से में आकर कहा भी था कि ये काम हिजड़ों का है, मर्दों का नहीं। इस बात को और याद रखिएगा। नेक्स्ट, इस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो आपका आंदोलन है, कौन सा? बिजोलिया किसान आंदोलन। इस दौरान आपकी गिरफ्तारी, सिंह पथिक साहब की गिरफ्तारी 10 सितंबर 1923 को आप लोगों ने पढ़ा था। कुआखेड़ा गांव कहां पर है? बेगू में, असल में भैंसलोडगढ़ के आसपास बेगू ठिकाने में पड़ता है। वहां पर डूंगाजी धाकड़ नामक किसान के घर से इन्हें गिरफ्तार किया गया। और किसने किसने इनको गिरफ्तार किया? मुंसरिम अमृतलाल ने। मुंसरिम अमृतलाल के द्वारा गिरफ्तार किया गया पथिक साहब को। क्लियर? यद्यपि ये दौर चल रहा था विजय सिंह पथिक मतलब बिजोलिया किसान आंदोलन का, लेकिन चूंकि ये बेगम किसान आंदोलन में शिथिल होते उत्साह को परिपूर्ण करने के लिए चोरी छुपे भूमिगत तौर पर कहां पहुंचे बेगू, तो पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया ब्रिटिश सरकार की अवमानना करने के आरोप में। 28 अप्रैल 1927 को, इन्हें याद रखना, 5 वर्ष की सजा हुई थी। इन पर मुकदमा कहां चला था? खास ओदी, जो प्रमुख शिकारगाह है उदयपुर के महाराणाओं का। तो 28 अप्रैल 1927 को आपको क्या किया गया? रिहा किया गया। और 1900 मतलब 1929 में आपने बिजोलिया किसान पंचायत की सदस्यता एवं अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर आपने स्वयं को बिजोलिया किसान आंदोलन से अलग कर लिया। हालांकि मोटे तौर पर ये इनकी गलती मानी जा सकती है, लेकिन चूंकि इनके नेताओं के साथ मतभेद बहुत हद तक बढ़ गए थे, अतः ये उस स्थिति में नहीं थे कि आंदोलन को आगे बढ़ा सके। यहां तक की बात देखिए, देखकर मुझे कंफर्म करिए कि क्या समझ में आ चुका है आप लोगों को? विजेंद्र, दुष्यंत, राम, सुमन, सुमित्रा, अशोक। राम, इस क्लास के बाद मुझे फोन करना। ये क्लास फिनिश होते ही तुरंत मुझे कॉल करना, याद रखना। जी विजेंद्र, चलिएगा। अशोक, समझ में आ गया भैया आपको यहाँ तक का मैटर? अशोक जी। जी सुमन, एक बार देख लीजिए अच्छे से। मुझे लगता है शायद अशोक क्लास में नहीं है इस समय। अच्छा चलिए अशोक, ठीक है जी, आपका जवाब मुझे मिल गया है। अब याद रखिएगा, इस महान स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु किस कदर हुई। जिन नेताओं को स्वतंत्रता संग्राम के नाम पर मलाई चाटनी थी, मलाई खानी थी, सालों तक उन लोगों ने जचा के खाई। इस व्यक्ति की, महान क्रांतिकारी की पूरी जिंदगी मुफलिसी में, गरीबी में बीती। ये होता है, जिन मैंने कहा ना, जिनको खुरचन भी चाटनी थी, उन्होंने पलटे से पूरी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की राजनीति को खुरच खुरच कर उन लोगों ने सालों तक चाटा है, खाया है। आप मेरा इशारा समझ रहे हैं? और इस व्यक्ति की, इतने महान क्रांतिकारी का अंतिम वक्त गरीबी में बीता। इनकी पत्नी अध्यापिका थी, बस उनसे इनका गुजारा चलता रहा। इनके पास शिद्दत से एक घर भी नहीं था मथुरा के अंदर।
शर्म आनी चाहिए उन तमाम नेताओं को जो असल में ढोंगी थे, पापी थे, और जो वास्तविक क्रांतिकारी थे, उनकी पूरी ज़िंदगी यूँ ही गुज़रती चली गई। सो आपका आपका जो अंत हुआ, पथिक साहब की जो मृत्यु हुई, याद रखिएगा वो मृत्यु होती है 28 मई 1954 को, कहाँ पर? मथुरा में। भारत सरकार ने इनकी स्मृति में 1992 में 1 रुपए का डाक टिकट जारी करके इतिश्री कर ली। अरे शर्म करो थोड़ी सी, भाड़ में गया डाक टिकट। जब ये बंदा जिंदा था तब शायद इनके लिए आप कुछ करते तो और अच्छा होता। ये थे पथिक साहब। याद रखना, इस पूरी बात को मैं सेव कर लेता हूँ, और ये पूरा का पूरा मैटर आपको, ये पूरा का पूरा मैटर याद रखिएगा, आपको स्टडी मटेरियल के अंदर मिल जाएगा, पूरा का पूरा मटेरियल। तो यदि कभी आपको दोबारा, हालांकि क्लास भी है और मैंने ये सेव भी कर दिया है, तो पूरा जो मैंने व्हाइट बोर्ड जो वर्क किया है, ये सारा का सारा आपको वहां पर प्राप्त हो जाना है। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की सारी बात आप लोगों ने अच्छे से समझ ली है। इसके बाद में जो अगला जो चैप्टर है वो लेने जा रहा हूँ, वो है आपका बेगू किसान आंदोलन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग तैयार होंगे। चलेगा, अपन अपना मामला आरंभ करते हैं। अगला मैं किसान आंदोलन आपके सामने ले रहा हूँ। बेगू किसान आंदोलन, आज ये आंदोलन भी याद रखिएगा, हर हालत में अपना पूरा हो जाना है। बेगू के बाद मुझे लग रहा है कि मैं आज एक दो आंदोलन और किसान आंदोलन समाप्त कर दूंगा। बेगू किसान आंदोलन की सबसे पहले आप लोग अवधि देखिएगा, 1921 से लेकर 23 तक। याद रखिएगा, परेशान मत होइएगा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और तमाम गाइड्स में अलग अलग उपाधियां दे रखी हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं आप लोगों से बोल रहा हूं, 1921 से लेकर 23 तक ये आंदोलन चला है। क्लियर है? ये रियासत वही है जिसको आप मेवाड़ कहते हैं, जो आपने पढ़ा। ये सटा एरिया है किसका? ऊपर माल का। जिला आपका लगेगा इसमें चित्तौड़, ऊपर माल भीलवाड़ा में आता है। ये जो ठिकाना है, इस समय यहाँ पर ठाकुर थे अनूप सिंह ठाकुर, रावत अनूप सिंह। जिस जाति का यहाँ पर वर्चस्व था वो जाति बिजोलिया वाली जाति है, जिसको आप कहते हैं धाकड़। क्लियर है? नेक्स्ट, यहाँ पर जो नेतृत्व किया गया मेवाड़ महाराणा, जिस समय यह आंदोलन चला उस समय मेवाड़ महाराणा है फतेह सिंह। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह राजस्थान के AGGR हैं, हॉलैंड। ये तमाम चीजें हम बार बार देख चुके हैं। मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट है इस समय विल्किंसन। क्लियर है? यहाँ पर कारण क्या था साहब? ये आंदोलन असल में हुआ तो क्यों हुआ? कारण क्या था? एक कारण तो कॉमन था सभी किसान आंदोलनों में, किसानों से वसूला जाने वाला अत्यधिक भू राजस्व। यहाँ पर 53 लाख बाग थे। जो अतिरिक्त कर थे वो कुल संख्या में कितने थे? 53 लाख बाग। जरा मुझे जवाब दीजिएगा, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान लाख बाग कितने थे? जल्दी से अपने अपने आंसर मुझे नोट करके लिखिएगा। जितना जल्दी हो सके।
84 84 एग्जैक्ट, कुल 84 लगभग आपको प्राप्त होते हैं। कहां पर? बिजोलिया किसान आंदोलन में। यहां पर नेतृत्व किसने किया? मूल रूप में नेतृत्व किया गया राम नारायण चौधरी, जिनके गुरु कौन थे? विजय सिंह पथिक, क्योंकि विजय सिंह पथिक यहां पर आ नहीं सकते थे। तो विजय सिंह पथिक प्रेरणा स्रोत कौन रहे इस किसान आंदोलन की भी याद रखिएगा, विजय सिंह पथिक। जिस समाचार पत्र ने यहां पर प्रमुख भूमिका निभाई, मैंने पहले भी कहा आपको, उस समाचार पत्र का नाम है तरुण राजस्थान। आप लोगों को मैंने कहा था कि जो तरुण राजस्थान है वो नवीन राजस्थान का बदलावा नाम था, जो 1923 में ब्यावर अजमेर से प्रकाशित हुआ था, तरुण राजस्थान। तो ये तो मोटी मोटी इस समाचार पत्र की जानकारी है। यहां पर महिलाओं का जो नेतृत्व किया गया बेगू किसान आंदोलन में, महिलाओं को जो नेतृत्व किया गया वो थी श्रीमती अंजना देवी चौधरी जी। ये बात भी याद रखिएगा कि जो राम नारायण चौधरी जी हैं, इनका जन्म हुआ था सीकर में, नीम का थाना में। प्रख्यात किसान नेता अंजना देवी चौधरी, इन माते की यदि बात की जाए तो काफी महत्वपूर्ण तथ्य राजस्थान में जन आंदोलन या स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली प्रथम महिला, जेल जाने वाली जो प्रथम महिला थी वो थी, याद रखिएगा इस चीज को, कौन? अंजना, श्रीमती अंजना देवी चौधरी। काफी बड़ा ये मामला है। इस किसान आंदोलन का केंद्र कौन क्या था? इस किसान आंदोलन का केंद्र था रायता गांव। ठीक है साहब। इस किसान आंदोलन का आरंभ कहां से होता है? कालाबाड़ गांव में जो किसान सभा होती है उसके द्वारा। कालाबाड़ गांव किसान सभा में 1921 के अंदर ये फैसला लिया जाता है कि हम किसान, जब तक भू राजस्व में कमी नहीं कर दी जाएगी, हम भू राजस्व अदा करने को तैयार नहीं किसी भी सूरत में, और नहीं हम ठिकाने के आदेशों का पालन करेंगे। जब कालाबाड़ में किसान सभा हुई तो एक गांव और था जिसको हम कहते हैं चंदा खेड़ी। तो चंदा खेड़ी ठाकुर ने एक किसान नेता खेमा धाकड़ को गिरफ्तार कर लिया, याद रखिएगा। तो इसकी गिरफ्तारी के विरोध में, याद रखिएगा इस बात को, इसकी गिरफ्तारी के विरोध में कुल 700 किसानों का जत्था चंदा खेड़ी ठाकुर के ठिकाने पे पहुंच गया और मजबूरी में खेमा धाकड़ को रिहा करना पड़ा। तो ये जो सारा घटनाक्रम घटा, ये तमाम जो घटनाक्रम घटा, ये बिजोलिया ठिकाने में, बेगू ठिकाने में किसानों की प्रथम विजय थी, याद रखिएगा। बेगू ठिकाने में किसानों की प्रथम विजय, बेगू ठिकाने में किसानों की प्रथम विजय हमें कहां से प्राप्त हो रही है? चंदा खेड़ी ठिकाने से, जब उसको मजबूरी में
जब इसको मजबूरी में, याद रखिएगा, खेमा धाकड़ को रिहा करना पड़ा। लेकिन इसकी वास्तविक शुरुआत मानी जाए, इस किसान आंदोलन की, तो इसकी वास्तविक शुरुआत होती है मैनाल किसान सभा से। बेगू किसान आंदोलन की मैनाल किसान सभा, जो कि 1921 ईस्वी में भैरूकुंड, मैनाल भीलवाड़ा में पड़ता है, यहाँ पर किसानों ने ये फैसला किया कि हम अत्यधिक लाग बाग, उच्च बेगार, उच्च भू राजस्व के विरोध में आंदोलन करेंगे, और हमारा एक प्रतिनिधि मंडल अजमेर जाएगा, पथिक साहब, विजय सिंह पथिक साहब से मुलाकात करेगा और उनसे उनसे विनय प्रार्थना करेगा कि आप आइए और नेतृत्व संभालिए। तब तक हम न तो फसल का कूंता करेंगे, नहीं हम टैक्स अदा करेंगे। लेकिन विजय सिंह पथिक आ नहीं सकते थे, तो उन्होंने अपने स्थान पर, याद रखिएगा, राम नारायण चौधरी जी को अपने स्थान पर, आपने राम नारायण चौधरी जी को कहाँ भेजा? किसान आंदोलन का नेतृत्व संभालने के लिए आपने बेगू ठिकाने में राम नारायण जी चौधरी जी को भेज दिया। उनके आने के पश्चात जो सबसे बड़ी जो घटना घटती है, वो घटती है मंडावरी गांव अत्याचार। याद रखिएगा, 16 मई 1921 को बेगू ठिकाने में जो मंडावरी गांव थे, वहां पर 2000 किसानों की सभा के सामने लठेठ पहुंचते हैं जागीरदार की तरफ से, और जाके उनके साथ मारपीट करते हैं। इसके विरोध में 21 मई 1921 को इस क्षेत्र में रहने वाले जाट किसान धाकड़ किसानों के साथ मिलकर एक किसान सभा का आयोजन करते हैं, जो कहलाता है राशमी परगना किसान सभा। राशमी परगना किसान सभा, याद रखिएगा, ये होता है 21 मई 1921 को। राशमी परगना कहाँ पड़ता है? जिला चित्तौड़ में। यहाँ पर जाट प्लस धाकड़ किसानों का एक संयुक्त सम्मेलन होता है, जिसमें फैसला लिया जाता है कि कोई भी किसान बिना किसान सभा की परमिशन के टैक्स नहीं देगा, और यदि उसने टैक्स दिया ठिकानेदारों को डर से, तो याद रखिएगा, उसे 12 वर्ष के लिए उसका गांव से बहिष्कार कर दिया जाएगा, उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। इसी समय मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में, याद रखना, इसी टाइम पर मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में एक ही आंदोलन आरंभ कर दिया गया था, तो उसका भी बहुत बड़ा असर हुआ, और इन सब का जो प्रेशर पड़ा, वो पड़ा पारसौली किसान समझौते के रूप में। ये तो हुआ आपका राष्ट्रीय परगना किसान सभा, और अब आपका सामने आता है पारसौली किसान समझौता। याद रखिएगा, पारसौली किसान समझौता 2 फरवरी 1922 को संपन्न होता है। 2 फरवरी 1922 को ठिकाने एवं किसानों के मध्य में होने वाला मेवाड़ के इतिहास का प्रथम, याद रखिएगा, मेवाड़ के इतिहास का प्रथम ठिकाना किसान समझौता था,
जिसको हम कहते हैं 2 फरवरी 1922 को पारसोली किसान समझौता, और इसमें जिसने मध्यस्थता निभाई उन सज्जन का नाम है एजीजी हॉलैंड। एजीजी हॉलैंड की मध्यस्थता से ये किसान समझौता संपन्न होता है। 22 फरवरी 1922 के अंदर पारसोली किसान समझौता, काफी बड़ी राहत यहाँ पर किसानों को दी गई। भू राजस्व 50% से घटाकर 1/3 कर दिया गया है। यहाँ तक की सारी बात को ढंग से एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और मुझे कंफर्म करिए। सारी बात को बहुत अच्छे से देख लीजिए। बेगू किसान आंदोलन, याद रखिएगा मैं आपके सामने मैटर अवेलेबल कर चुका हूं ऑलरेडी पहले ही। जी सुमित्रा। भैया एक बार बाकी सब लोग भी मुझे जवाब दे दीजिएगा कि क्या आपको मैटर यहाँ तक का समझ में आ चुका है। जी सुमन, थैंक यू मैम। चलिए अपन और आगे बढ़ते हैं। राम, सुमन, सुमित्रा, अशोक, अब सिर्फ यही प्राणी बचे हैं इस क्लास में। यार मैं एक बात समझ नहीं पाया, क्या मैटर समझ में नहीं आ रहा है या आप लोगों का इंटरेस्ट घट गया है। मैंने पहले भी कई बार ये बात उठाई। जनरली आप लोगों की शिकायत होती है कि टीचर मेहनत नहीं करता, यहाँ पर उल्टा मामला हो रहा है। शायद मेहनत इतनी ज्यादा हो रही है कि आप लोगों का इंटरेस्ट पूरा समाप्त हो गया। हम्म। जनरली आप लोगों की शिकायत रहती है कि जी सर लेवल बिल्कुल नहीं होता क्लासेस में, यहाँ लेवल उठा के डाला जा रहा है। तो जिन्होंने पैसा जमा, हालांकि इस क्लास में तो बिना पैसों के तो फिर आप एंट्रेंस हो ही नहीं सकती है। तो ये एक बड़ा ही रहस्य सा है कि ऐसा क्यों, मतलब हम लोग करते हैं जबकि हमने पैसा जमा करवाया है। और हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए ही आए हैं क्लास में। सर सॉफ्ट चाहिए सभी को। यार अशोक जी, ख्वाब फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता बनने के हैं। ख्वाब इस तरह के हैं भाई। और मेरा तो जितना अब तक का एक्सपीरियंस है वो यही कहता है कि जनरली आप लोग टीचर से इस तरह की उम्मीदें। भाई सही बात ये है अशोक भाई, मैं बहुत फ्रैंकली आप लोगों को एक चीज बतलाऊं मेरे बारे में कि मैं मतलब बड़ा अजीबोगरीब सा मामला है कि यदि मैं सॉफ्ट मैटर दूंगा तो पक्की बात है जो 5-7 लोग जो आप लोग जुड़े हुए हैं वो भी छोड़कर भाग जाएंगे कि मेरी क्या ख्याति या कुख्याति या विख्याति इसी रूप में है कि व्यक्ति बहुत लेवल से पढ़ाता है। तो कम से कम रामनिवास और सुमित्रा सबसे पहले छोड़कर भागने वाले लोग होंगे जिस दिन मैं लेवल गिरा दूंगा। सो बड़ा अजीबोगरीब मामला है यार। लेवल गिराता हूँ तो 7 लोग भी नहीं आते हैं, लेवल उठा के पढ़ाता हूँ तो लोग वैसे नहीं आते हैं। सो जी अशोक, आपको भी धन्यवाद भाई। आज क्या बात है, सुमित्रा, राम, देख रहे हो आज तो धनाधन तारीफ पे तारीफ हो रही है भाई। क्यों?
रामनिवास, सुमित्रा। तो सैल्यूट वाली, असल में यार मतलब मैं अपने पास इस समय, आप एक चीज देखिएगा अशोक जी, अपने पास इस समय टोटल 16 है एडमिशन है, 17 है टोटल। एक तो मैं खुद ही डमी कैंडिडेट हूँ, क्योंकि जो आप लोग कई बार देखते हो ना। हाँ, रामनिवास ने सही बात पकड़ी। आप लोग जो देखते हो कि मैं कई बार कैमरे की तरफ ना देख कर दूसरी तरफ देख देख रहा होता हूँ, तो मैं स्क्रीन पर आपके कमेंट्स और आपके मैटर, मतलब आपके जो कमेंट्स या कौन कौन लोग क्लास में है नहीं है, वो देख रहा होता हूँ कि मेरे पास 3-4 डिवाइस एक साथ चलते हैं मेरे अपने स्टूडियो में। तो ये बड़ा, मतलब बड़ा ही अजीबोगरीब सा लगता है कि यार हम जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो फिर, और यार सोच के देखिएगा, 16 लोग तो यार कम से कम रेगुलर आ जाओ रहे। ठीक है, लेकिन अच्छी बात है, कोई ना। आप लोगों का थोड़ा मूड फ्रेश हो गया होगा, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। तो अभी अब आप लोग इस चीज को देखिएगा कि पार्सवाली जो किसान समझौता हुआ उसके पश्चात किसानों की फिर एक सभा अस्तित्व में आती है, और उसका नाम है पूर्वी मेवाड़ परिषद। याद रखिएगा, पूर्वी मेवाड़ परिषद, जिसकी स्थापना 25 फरवरी 1922 को की जाती है। 25 फरवरी 1922 ईस्वी को की जाती है। कहां पर, यह बात भी याद रखना, तिलस्वा गांव बूंदी में। तिलस्वा गांव बूंदी या भीलवाड़ा, शायद बूंदी ही पड़ता है। वहां पर ही किसान समझौता होता है, और इसका मतलब ये परिषद का आयोजन होता है, और इसकी अध्यक्षता करते हैं गोकुला धाकड़, सरपंच है बेगू पंचायत के। गोकुला धाकड़, याद रखिएगा, इसकी अध्यक्षता करते हैं। यहाँ पर करीब भी उस जमाने में 15,000 किसान उपस्थित होते हैं। आप लोग आइडिया लगाइएगा किसानों का जोश। इन 15,000 किसानों में 10,000 तो पुरुष हैं, और 5,000 स्त्रियां हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इस किसान सभा में ये बात भी याद रखना, एक प्रमुख फैसला, निर्णय सुनाया गया, जो अपने आप में बड़ा अनूठा था, कि पूर्वी मेवाड़ परिषद विजय सिंह पथिक के बेगू किसान या मेवाड़ में जो प्रतिबंध लगा दिया गया था उसका विरोध करती है। इसके पश्चात जो घटनाएं घटती हैं वो इंसान जनरली किसानों की समस्या परे है। पारसोली समझौता जो हुआ वो 2 फरवरी 1922 को, वो अपने आप में बड़ा इतिहास था। इसके बाद एक समझौता और होता है जिसको कहा जाता है वोल्शेविक समझौता। वोल्शेविक समझौता, अब याद रखना, ये वोल्शेविक समझौता होता है जून 1922 ईस्वी में, राइट। ये समझौता कहां पर होता है? अजमेर में होता है। ये समझौता अजमेर में विजय सिंह पथिक की मध्यस्थता से, किसानों
एवं ठाकुर, जो बेगू के ठाकुर थे रावत अनूप सिंह के मध्य में होता है। क्योंकि ये बहुत बड़ा करारा तमाचा था मेवाड़ रियासत पर कि मेवाड़ रियासत के किसी भी नुमाइंदे या प्रतिनिधि की अनुपस्थिति में बिना उनके सलाह मशवरे के इस प्रकार का समझौता किस प्रकार से किसान और ठिकानेदार कर सकते हैं। और चिढ़कर मेवाड़ रियासत इस समझौते को बोलती है बोल्शेविक समझौता। आप सब लोग पढ़ोगे, बोल्शेविक असल में रूस की क्रांति थी और जो अपने रक्त चरित्र के लिए बेहद प्रसिद्ध थी। तो यही कहा गया कि ये समझौता लंबे समय तक नहीं टिकेगा, यहाँ पर भी बहुत खून खराबा होगा। यद्यपि ठिकानेदार की तरफ से तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, मेवाड़ रियासत की तरफ से जरूर नुमाइंदे भेजे गए और जो व्यक्ति यहाँ भेजा गया इस समझौते के पश्चात प्रशासक बनाकर मेवाड़ रियासत की तरफ से, वो था मेहता मनोहर सिंह। मेहता मनोहर सिंह बड़ा ही विख्यात प्रशासक। और मेहता मनोहर सिंह आकर यहाँ पर ताबड़तोड़, याद रखिएगा, ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां, कई प्रकार के प्रतिबंध लगाना चालू करता है। और इसी बीच मेवाड़ का जो बंदोबस्त अधिकारी है ट्रेंच, एक कमीशन के रूप में ट्रेंच आयोग, एक कमीशन के रूप में बेगू पधारते हैं। और ये पूरे एक महीने तक 13 जून से लेकर 13 जुलाई 1923 ईस्वी तक ये मिस्टर ट्रेंच एक कमीशन के रूप में बेगू में आ धमकता है। पूरे एक माह तक ये प्रस्ताव देता है किसानों को कि आप लोग आइए, आकर मिलिए। क्योंकि बोल्शेविक समझौते में विजय सिंह पथिक किसानों की मानसिकता को तैयार कर चुके थे कि आपको कोई भी समझौता भविष्य में मौखिक नहीं करना है, लिखित रूप में करना है, किसी पढ़े लिखे व्यक्ति की उपस्थिति में करना है, वरना ऐसा ना हो जाए कि आपको बाद में पछताना पड़े। ट्रेंच आयोग के जब ट्रेंच आयोग बेगू में आया, उसी समय सबसे कुख्यात प्रशासक मेहता मनोहर सिंह के अलावा मुंसरिम, याद रखिएगा, अमृत लाल, जो कि अपनी निर्दयता के लिए प्रसिद्ध था, तो अमृत लाल को बेगू का मुंसरिम बनाकर उसे सभी प्रकार के विशेषाधिकार देकर भेज दिया जाता है। आप सोचिएगा, किसान कहते रहे कि हम अकेले नहीं आएंगे, हम कम से कम विजय सिंह पथिक की मध्यस्थता में ये समझौता करना चाहते हैं और लिखित समझौता होगा। ट्रेंच बोलता रहा ना, लिखित नहीं होगा, मौखिक होगा, एवं किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं है। जब ट्रेंच ने किसानों की मांग को नहीं माना तो किसान नहीं पहुंचे। आप सोचिएगा, एक महीने तक ये कमीशन बेगू में पड़ा रहता है, कितना बड़ा अपमान होगा, कितना ज्यादा अपमान होगा ट्रेंच का। और इसका सारा गुस्सा निकलता है 13 जुलाई 1923। सारा का सारा गुस्सा फूटता है, जिसको हम कहते हैं गोविंदपुरा हत्या कांड। याद रखिएगा, गोविंदपुरा हत्याकांड ये होता है भैया 13 जुलाई 1923 ईस्वी को। कहां पर? भीलवाड़ा में प्रातःकाल 5 बजे मुंसरिम अमृतलाल, सारी खीज ट्रेंच की निकलती है। मुंसरिम अमृतलाल प्लस सेटलमेंट ऑफिसर ट्रेंच गोविंदपुरा नामक गांव को घेरते हैं।
3 सूबेदार और 190 पैदल सशस्त्र सैनिक लेकर, याद रखिएगा, और गोलीबारी करते हैं। इस गोलीबारी के अंदर तरुण राजस्थान समाचार पत्र याद रखिएगा, तरुण राजस्थान समाचार पत्र का जो 26 अगस्त 1923 का जो अंक है, 26 अगस्त 1923 का जो अंक है, उसके अनुसार कुल मृतकों की संख्या थी 11, जिनमें 2 भाई प्रमुखता से, जिनका नाम आता है रूपाजी धाकड़ एवं कृपाजी धाकड़, याद रखिएगा, रूपाजी धाकड़ एवं कृपाजी धाकड़। और ये गोविंदपुर हत्याकांड होने के पश्चात आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि किसानों का पूरा जोश जो नरसंहार किया गया वो ठंडा पड़ जाता है। इसके पश्चात भी, गोविंदपुर हत्याकांड के पश्चात भी, किसानों पर सर्वाधिक अत्याचार किसानों पर सर्वाधिक अत्याचार रवारदा ठाकुर करता है। रवारदा ठिकाने का ठाकुर करता है। कुल मिलाकर आप आइडिया लगा सकते हैं कि पूरा जोश किसानों का समाप्त हो जाता है। वो पूरी तौर पर त्राहिमाम त्राहिमाम कर बैठते हैं। इसी बीच इसी बीच मेवाड़ रियासत की तरफ से एक सर्कुलर निकाला जाता है दीवान प्रभाष चंद्र चटर्जी के द्वारा, कि यहाँ पर डी प्रताप, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान जैसे समाचार पत्रों का प्रवेश बंद किया जाता है। तब नवीन राजस्थान, याद रखिएगा, फिर 1923 में एक नए नाम से निकाला जाता है, जिसे हम कहते हैं तरुण राजस्थान के नाम से। 1923 में चूंकि नवीन राजस्थान पर जब प्रतिबंध लगा दिया जाता है बेगू किसान आंदोलन के दौरान, तब जाकर इस तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र को निकाला जाता है, जो अपने 26 अगस्त 1923 के अंक में इस बात को कहते हैं कि 13 जुलाई 1923 ईस्वी को जो गोविंदपुर हत्याकांड होता है, इसमें कुल मृतकों की संख्या हमारे सामने 11 आती है। याद रखिएगा, किसानों के मृत प्राय जोश को उत्साह में बदलने के लिए विजय सिंह पथिक प्रतिबंध लगने के बावजूद अपने सहयोगी हरिजी ब्रह्मचारी, याद रखिएगा, हरिजी ब्रह्मचारी के साथ बेगू ठिकाने में प्रवेश करते हैं चोरी छिपे, और बेगू ठिकाने में कुआ खेड़ा गांव के किसान डूंगाजी धाकड़ के घर में शरण लेते हैं। याद रखिएगा, इसी डूंगाजी धाकड़ के घर से इसी डूंगाजी धाकड़ के घर से आप लोगों को याद रखना होगा, 10 सितंबर 1923 ईस्वी को पथिक को मुंसरीम अमृतलाल अब कैदी बना लेता है, यानी कि गिरफ्तार
लेता है। ठीक है साहब। 10 सितंबर 1923 को। अब आप आइडिया लगाइएगा, गिरफ्तार करता है, मैंने बार बार कहा, गिरफ्तार करके इन्हें उदयपुर लाया जाता है और उदयपुर में खास ओदी, जो राणा का शिकारगाह था उदयपुर में, वहां पर इन पर मुकदमा चलाया जाता है एवं 5 वर्ष का कारावास दे दिया जाता है। तो पहले पूरा मनोबल टूटा, गोविंदपुरा हत्याकांड जो 13 जुलाई 1923 को हो रहा है, उसके पश्चात किसानों के ऊपर वज्रपात हो गया जब बेगू मुस्लिम लाला अमृतलाल ने डूंगाजी धाकड़ के घर से कुआखेड़ा गांव से विजय सिंह पथिक, जो कि अंतिम उम्मीद या आशा का केंद्र थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, 5 साल की सजा सुना दी जाती है। लेकिन उसके पश्चात किसानों, बिजोलिया किसान आंदोलन को बेगू किसान आंदोलन से अलग करने के लिए फौरी तौर पर राहत दी जाती है, किसके द्वारा? मेवाड़ रियासत के द्वारा। और 53 में से 1953 में 1923 में 53 में से याद रखिएगा 34 लाख बाग समाप्त कर दिए जाते हैं। इस प्रकार से 1923 आते आते विजय सिंह पथिक की गिरफ्तारी के साथ जो लाग बाग में कुछ कटौती की जाती है, कुछ भू राजस्व कर भी कम किए जाते हैं, नए सेटलमेंट के पश्चात बेगू किसान आंदोलन की समाप्ति हो जाती है। बेगू किसान आंदोलन फाइनली समाप्त हो जाता है। मुझे बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को? बेगू किसान आंदोलन ढंग से, अच्छा विजेंद्र, शाबाश, थैंक यू। बेगू किसान आंदोलन ठीक से आपको समझ में आया है या नहीं आया है? एक बार यहां से देखना चालू कर दीजिए, एक बार दोबारा पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए पूरी बात को, बेगू किसान आंदोलन को यहां से। उसके बाद फिर मैं एंड तक आपको अगली स्लाइड दिखा दूंगा। तो उसके बाद कल हम बूंदी किसान आंदोलन लेंगे, मारवाड़ किसान आंदोलन, अलवर और मेव। कोशिश करूंगा कल ये नहीं मर जाए। अभी भी हो सकता है कि मैं थोड़ी सी क्लास और आपकी एक किसान आंदोलन और ले लूं, जिससे हम कहते हैं बरड़ किसान आंदोलन या बूंदी किसान आंदोलन। इस सारी बात को अच्छे से पढ़ लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए। पूरी स्लाइड को एक बार यहाँ पर देख लोगे, फिर आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी सुमन, या बाकी लोग भी बतला दीजिएगा जब पढ़ लें आप लोग इस स्लाइड को। जी विजेंद्र, नेक्स्ट आइएगा, इसको पढ़ लीजिए। पढ़ लीजिए और अच्छे से देख लीजिए। तो ये आपका आज बेगू किसान आंदोलन समाप्त हो गया है, बिजोलिया किसान आंदोलन भी आपका समाप्त हो गया है। पथिक साहब के बारे में काफी विस्तार से मैंने आपको जानकारी प्रदान कर दी है। पथिक साहब के जो 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 स्लाइड, जो व्हाइट बोर्ड टीचिंग है, वो आपको स्टडी मटेरियल में प्राप्त हो जाएगी। क्लास तो अपनी जगह पर है ही सही। हाँ जी राम, विजेंद्र।
जी सुमन। अशोक। भैया समझ में आ गया यहाँ तक का मैटर? जी। चलिए मैं क्लास का फिलहाल एंड करता हूँ। कल पढ़कर आइएगा। कल सबसे पहले अपन बरड़ किसान आंदोलन को उठाएंगे। बरड़ के बाद दो छोटे छोटे किसान आंदोलन हैं, मेव और अलवर, वो उठाऊंगा। और कल हो सका तो मारवाड़ भी पूरा कर दूंगा। फिर उसके बाद सिर्फ दो ही किसान आंदोलन बचेंगे, शेखावाटी और बीकानेर किसान आंदोलन। दोनों काफी बड़े हैं, काफी संख्या में डेट्स हैं, हत्याकांड हैं, तो वो तमाम चीजें फिर अपन आगे देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से, सलीके से आपको समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।